मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि अपने बेटी एमी के साथ में प्लेग्राउंड में आई होती है। एंड यहाँ पर एमी बहुत मज़े से खेल रही थी, दूसर यहाँ पर लिली दूर जाकर आराम कर रही थी। एंड इतने में यहाँ पर पीछे से उसे किसी छोटे से बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एंड उस बच्चे की आवाज़ को सुनकर उसे अपने पास लाइफ के सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जब वो प्रेगनेंसी के दौर पर थी, और तो और जिस दिन उसने वो नाइट स्पेंड किया था। यहाँ पर वो बता रही होती है कि अगर आज मेरा बेटा जिंदा होता तो शायद इसी बच्चे की उम्र का होता। एंड हमें यहाँ पर पता चलता है कि लिली को ट्विंस हुए थे, एक बेटी और एक बेटा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसका जो बेटा है वो जन्म लेते ही उसने अपनी जान खो बैठी। इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है जिसकी वजह से वो उस अपने फ्लैशबैक वाले जोन से वापस आ जाती है। एमी यहाँ पर अपनी मम्मा को कह रही होती है कि आपने अपना प्रीशियस ब्रेसलेट नीचे गिरा दिया। एंड यहाँ पर हम उसके हाथों में एक रेड कलर का ब्रेसलेट भी नोटिस करते हैं। यहाँ पर लिली एमी को बता रही होती है कि ये ब्रेसलेट बहुत प्रीशियस है क्योंकि ये ग्रैंडमा ने मुझे दी है और हमारे एंसेस्टर्स भी इसे पहना करते थे। फिर इसके बाद में एमी यहाँ पर कहती है कि अब आप मुझे ब्रेसलेट के रिगार्डिंग ज्ञान देना बंद करो, हमें ब्लाइंड डेट पर जाना है। अगर हम वापस से देर हो गए तो फिर क्या पता वो डेट कैंसिल हो जाए। फिर यहाँ से वो लोग ब्लाइंड डेट के लिए जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद ना हम यहाँ पर देखते हैं चान को जिसके पास एक छोटा सा बेबी होता है एंड इसका नाम एरिक था और एरिक की उम्र भी ठीक लिली की बेटी एमी की उम्र जितनी ही होती है। एंड यहाँ पर वो लोग ब्लाइंड डेट के लिए आए हुए थे। दूसरा यहाँ पर चान अपने पॉकेट में से एक बॉक्स को निकालता है जिस बॉक्स के अंदर वो लड़की की एक आखिरी निशानी होती है जो कि एरिक की मम्मा थी। यहाँ पर एरिक उस बॉक्स को ले लेता है और कहता है कि आप उसके साथ शादी कैसे कर सकते हो जो मेरी मम्मा ही ना हो। यहाँ पर ना चाहते हुए भी चान को शादी करनी पड़ती ही है क्योंकि उसे ग्रैंडमा से इतना फोर्स जो किए जा रही है और एरिक बिना मॉम के कैसे उसका पालन पोषण होगा। यहाँ पर चान जो है वो एरिक को बड़े अच्छे से और ट्रांसपेरेंसी के साथ समझाने लगता है कि बहुत साल पहले तुम्हारी मम्मा को किसी ने ड्रग्स दे दिया था, मुझे पता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी चाहिए और मैं रेडी भी था, लेकिन तुम्हारी ग्रैंडमा की फोर्स की वजह से मैं ये सब नहीं कर पाया और मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और रही इस ब्लाइंड डेट की बात में तो अगर हमारी शादी भी हो जाती है फिर भी मैं तुम्हारी मम्मा को ढूंढता रहूँगा एंड एक बार तुम्हारी मम्मा मुझे मिल गई तो मैं इस शादी को डाइवोर्स दे दूंगा, यानी कि अपनी करंट वाइफ को। उसके बाद में तुम, मम्मा और मैं, हम तीनों साथ रह सकते हैं। इतने में यहाँ पर एरिक खुश हो जाता है और वो अपने दादी को हक करने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली आ जाती है एमी के साथ में और वो लोग यहाँ पर चान को देख लेते हैं तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लिली भी यहाँ पर कहती है कि ग्रैंडमा ने ही इस बैंडेड को फिक्स करवाया था। फिर बाद में यहाँ पर लिली एरिक को नोटिस करती है और मन में कहने लगती है कि अगर मेरा दूसरा बेटा यहाँ पर होता तो अभी उसकी भी सेम उम्र होती। यहाँ पर वो एरिक के पास जाती तो है लेकिन एरिक पीछे हट जाता है। चान यहाँ पर उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि माफ़ करना, मेरे बेटे को ऑटिज्म है तो वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता और उनके करीब जाने से घबराता है। लिली कहती कि हाँ, ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि एरिक की मॉम ने जन्म देने के बाद उसे छोड़ दिया था, हो सकता है उस चीज़ की वजह से यहाँ पर वो कुछ बोल ना पा रहा हो। फिर बाद में यहाँ पर वो मैरिज सर्टिफिकेट की बात करने लगती है। यहाँ पर एमी बोलने लगती है कि ये डैडी, हमें जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे आपका नाम पता है, आपकी एज पता है और मुझे एक भाई भी मिलेगा। फिर बाद में यहाँ पर चान आपकी इनकम के बारे में बताने लगता है कि मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉई हूँ और मेरी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर यहाँ पर एमी बोलने लगती है कि डैडी, इससे मम्मा को फ़र्क नहीं पड़ता, मम्मा को तो सिर्फ हैंडसम बॉयज़ पसंद है और आप उनमें से एक हो, इसलिए मैं इस रिश्ते को अप्रूव करती हूँ। यहाँ पर लिली एमी से कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि तुम अपनी मम्मा को डिस्ग्रेस कर रही हो और ह्यूमिलेट फील करवा रही हो। तो एमी यहाँ पर लिली को बोलने लगती है कि अगर आप इस बैंडेड पर जाकर खुद बात करोगी तो आपकी शादी तो कभी हो ही नहीं सकती, मैं तो यहाँ पर आपकी बस हेल्प कर रही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो चान के पास चली जाती है और अपनी मम्मा का पूरा इंट्रोडक्शन देती है एंड कहती है कि मेरी मॉम एक पेस्ट्री शॉप को भी ओन करती है जहाँ पर वो मंथली 10,000 तक अर्न कर देती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर एरिक और एमी मर्द से बैठकर पेस्ट्री खा रहे होते हैं तो दूसरा चान और लिली आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऑफिस में होते हैं जहाँ पर चान लिली से कह रहा होता है, तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें शादी से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एरिक की मम्मा ही है। अगर कल को या फिर 1 साल बाद 2 साल बाद वो वापस आती है तो मैं उसे ही चूज़ करूँगा एंड तभी मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना होगा, तो सोच समझ के तुम ये डिसीजन लेना। यहाँ पर लिली उसे बोल रहे थे
कि देखो मुझे शादी करने की कोई घाई नहीं है, हम अभी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं, धीरे धीरे हम एक दूसरे को जानने लगेंगे। और रही बात डिवोर्स लेने की, तो जैसा अगर हमारी सिचुएशन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी बन जाता है। लिली यहाँ पर उसे कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतने कम टाइम में हमने इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट भी कर लिया। फिर बाद में छान कहते कि ठीक है, लेकिन अब तुम मुझसे फ्लर्ट करना मत शुरू करना। इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है, जो अपने डैडी के पास जाकर बहुत खुश हो जाती है। मन ही मन यहाँ पर छान भी खुश था कि उसे एक डॉटर जो मिल चुकी है। यहाँ पर लिली जाती तो है एरिक के पास, लेकिन एरिक वापस से पीछे हट जाता है। तो फिर यहाँ पर छान से वापस माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि घबराता है। यहाँ पर लिली बोलती कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये बहुत फ्रेंडली हो जाएगा। फिर बाद में एमी यहाँ पर कहने लगती है कि मम्मा दादा, मैंने अपने टेलीविजन में देखा है कि अक्सर लोग शादी के बाद किस क्या करते हैं, तो आप दोनों किस क्यों नहीं कर रहे हो। और इतने में यहाँ पर लिली एमी का मुंह बंद करवा देती है, कहती है कि माफ़ करना, ये आजकल कुछ ज़्यादा ही ड्रामास देखने लगी है इस वजह से। छान कहता है वो ड्रामा देखती है, तुम उसे सिखाती हो। तो लिली कहती है कि मैं आखिर अपनी बेटी को ये सब क्यों सिखाऊंगी, और अभी फ़िलहाल मुझे घर जाना होगा, मुझे घर जाकर अपनी फैमिली को इस मैरिज के बारे में बताना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लिली एमी को लेकर घर पर आ जाती है और अपने मॉम डैड को अपना मैरिज सर्टिफिकेट बताती है। यहाँ पर उसकी मॉम घबरा सी जाती है, क्योंकि उसकी मॉम को पता होता है कि उसके हस्बैंड का नेचर कैसा है, यानी कि लिली के डैड का। और लिली के डैड यहाँ पर उसे पूछने लगते हैं, तो फिर वो तुम्हें ब्राइड्स गिफ्ट देंगे या फिर नहीं। इसका मतलब होता है कि वो तुम्हें पैसे देंगे या फिर नहीं। यहाँ पर लिली कुछ कहती नहीं है और चुपचाप क्वेश्चन पे बैठ जाती है। तो उसके डैड गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं कि शादी हो चुकी है तो चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, मुफ्त का खाना और मुफ्त का रहना मेरे लिए कम हो जाएगा। एंड यहाँ से वो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, जहाँ पर उसकी मम्मी उसके डैड को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने इतना बड़ा डिसीजन मिनटों में कैसे ले लिया, और तुम मुझे अभी आकर ये सब क्यों बता रही हो जब सब कुछ हो चुका है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कुछ बोलती नहीं है। उसकी मॉम यहाँ पर उसे कहने लगती है कि कहीं तुमने अपने स्टेप डैड की वजह से ये सारे डिसीजंस नहीं लिए हैं। लिली यहाँ पर बताने लगती कि नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और शान एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, और शान के पास भी एक बेटा है और मेरे पास भी एक बेटी है। तो मुझे लगा कि हम दोनों परफेक्ट मैच रहेंगे एंड हम दोनों अच्छे से वर्कआउट भी करेंगे। फिर बाद में यहाँ पर एमी अपनी ग्रैंड माँ को बता रही होती है कि मेरी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। यहाँ पर उसकी मम्मा को तब जाकर रिलीफ मिलता है। लिली उनसे कहने लगती है कि मैं अपने सामान बांधकर कुछ दिनों में उससे घर पर शिफ्ट हो जाऊंगी, और जैसे हम सेटल हो जाएंगे मैं आपको एक लंच पर इनवाइट करूंगी। दोस्त हम यहाँ पर उसके स्टेप डैड को देखते जो कि गुस्से में थे, क्योंकि यहाँ पर उसे पैसे जो नहीं मिले होते। एंड यहाँ पर वो उन तीनों की खुशी को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था एंड कहने लगता है कि अगर इसे पता नहीं होता कि इसकी एक और बेटी है तो मैं इसकी बेटी को भी हवाई में बेच खाता। इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब ये है कि उसके स्टेप डैड को अच्छे से पता होता है कि लिली को एक बेटा और एक बेटी हुई थी, एंड उनमें से जो बेटा है वो अभी भी जिंदा है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं छान की मम्मा को, जो कि उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसके बाद में यहाँ पर वो छान से कहने लगती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि लिली कितनी अच्छी इंसान है। छान यहाँ पर कहने लगता है कि मैं तो उससे बस कुछ घंटों के लिए मिला था, अब इतने समय में आपको कैसे बता सकता हूँ कि वो अच्छी है भी या नहीं। और हाँ, मैंने उसे बताया नहीं है कि मैं यहाँ का टॉप रिचेस्ट इंसान हूँ। तो वो यहाँ पर मॉम उसकी बोलने लगती है कि पता है मुझे, तुम्हें लग रहा होगा कि वो तुम्हारे पैसों के पीछे भाग रही है, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि वो लड़की वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में छान यहाँ पर कहने लगता है कि मॉम, आप बहुत भोली हो, आपको नहीं पता कि आजकल दुनिया में कैसे लोग रहते हैं। ऐसे भी एरिक की खुद की एक बायोलॉजिकल मम्मा है। तो फिर यहाँ पर उसकी मम्मा से कहने लगती है कि अभी भी तुम उस बात को लेकर चिपके हुए हो। इस बात को 6 साल हो चुके हैं। अगर उस औरत को वापस आना होता तो वो कब की आ चुकी होती। अब 6 साल बाद एरिक इतना बड़ा हो चुका है, उसे भी एक मम्मा की ज़रूरत है। और तुम्हें याद है ना कि तुम्हें एरिक कौन सी हालत में मिला था। फिर यहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट एरिक को लेकर आता है और उसका डीएनए टेस्ट करवाता है। तब जाकर पता चलता है कि एरिक उसका बेटा है, यानी कि एरिक को ऐसे खुले में छोड़ दिया गया था। यहाँ पर ग्रैंडमा गुस्सा आने लगती है। तो फिर छान कहती कि देखो मम, मैं उससे मिलकर ये बात पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी जो वो अपने बेटे को ही ऐसे छोड़ के चली गई थी। यहाँ पर ग्रैंडमा से कुछ बोलने वाली थी, लेकिन इतने में वहाँ पर एरिक आ जाता है। फिर बाद में यहाँ पर आंटी छान से कहने लगती है कि देखो, मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी प्रॉपर्टी को बुक कर दिया है, तो तुम दोनों वहाँ पर साथ में रह सकते हो। छान यहाँ पर उन्हें ना बोलने वाला था, लेकिन आंटी यहाँ पर उसे आंखें दिखाने लगती है और एज ए
बेटा, उसे पता होता है कि ये आंखें दिखाने का मीनिंग क्या होता है। एंड यहाँ पर वो उसे समझा भी रही होती है कि अगर तुम सब फैमिली की तरह एक साथ रहोगे तो हो सकता है एरिक की ऑटिज्म वाली चीज़ भी बहुत जल्द ही ठीक हो जाए। इतने में यहाँ पर उससे लिली का कॉल आ जाता है, जो कि उससे उसका एड्रेस मांग रही होती है। एंड चान उसे अपने उस न्यू घर का एड्रेस भेज देता है। दूर से यहाँ पर एमी जो है वो अपने टैब में अपने पापा का नाम सर्च कर रही होती है। एंड यहाँ पर उसे इंटरनेट पे पता चलता है कि उसके डैड तो इस चैनल के रिचेस्ट इंसान है। तो वो अपनी मम्मा को ये बात बताती है। उसकी मम्मा इस बात को मजाक मानती है, कहने लगते कि तुम कुछ ज़्यादा ही ड्रामा सी देखने लगी हो। और रही बात मेरी डेस्टिनी की, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मेरी शादी इतने रिचेस्ट इंसान से कभी हो सकती है। दूर से यहाँ पर चान अपने बेटे एरिक को कह रहा होता है कि देखो, आज हम तुम्हारी न्यू मम्मा के साथ में शिफ्ट होने वाले हैं, जहाँ पर हम सभी एक साथ रहेंगे। तो ध्यान रखना तुम हमारी आइडेंटिटी उनके सामने रिवील ना करो, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वो हमारी पैसों के लिए पीछे है या फिर एक इमोशनल रिश्ते या बॉन्ड के लिए पीछे। इतने में यहाँ पर एमी और लिली आ जाती है। लिली अपने डैडी को एज यूजुअल देखकर खुश हो जाती है। एमी यहाँ पर एज यूजुअल अपने डैड को देखकर खुश हो जाती है। लिली यहाँ पर चान से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता यहाँ के घर कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो चान कहते कि नहीं, बहुत छोटे से घर है यहाँ पर और ऐसे भी टूटे फूटे ही होंगे। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर लिली जो है इस घर को देखकर बहुत सरप्राइज हो जाती है। एंड उसे कहती है कि तुम्हें छोटा घर लगता है। चान कहता है कि हाँ, छोटा तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी पुराना घर ज़रूर है। यहाँ पर वो ऑनलाइन उस घर का प्राइस भी सर्च कर देती है और उसे कहती है कि इसका वर्थ तो 2 मिलियन है, तुम क्या इतने ज़्यादा अमीर हो। तो फिर यहाँ पर चान बहाने मारता है कि नहीं, इस घर का जो लैंडलॉर्ड है उसकी मैंने जान बचाई थी, इसलिए उसने मजबूरी में आकर ये घर मुझे बहुत चीप रेट में रेंट पर दे दिया था। तो वो लिली कहते कि तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, तुम भी लोगों की मदद किया करते हो। इतने में यहाँ पर एक मेड आ जाती है, जो कि बताने लगती है कि मुझे मैडम ने भेजा हुआ है यंग मास्टर और यंग गर्ल का ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर ये बात सुनकर तो लिली शॉक हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली मिडिल क्लास लोगों के लिए एक नॉर्मल मेड को अपॉइंट करना जो कि 24 घंटे उनके साथ हो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो से पूछने लगती है कि ये मेड तो तुम्हें किसी और नाम से बुला रही थी, लेकिन तुम्हारा नाम तो चान है। तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता है, वो क्या है ना, मेरी मम्मा को मुझे सरनेम से बुलाने की आदत है, इस वजह से। और रही बात इस मेड की, तो मैं अक्सर घर से बाहर रहा करता हूँ काम के चक्कर में, तो मैं यहाँ पर बेचारे को टाइम नहीं दे पाता, इस वजह से मम्मा ने इसे अपॉइंट किया था। तब जाकर यहाँ पर लिली की बातों में आ जाती है। दोस्तों यहाँ पर कुछ गिरने की आवाज़ आती है, तो फिर वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर एमी बता रही होती है कि एरिक को ये खाना नहीं पसंद था, इस वजह से इसने इस खाने को फेंक दिया। यहाँ पर चान को गुस्सा आ जाता है और वो एरिक से कहने लगता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे स्मैश कर दोगे। एंड यहाँ पर एरिक गुस्से में वापस से अपने स्पून को नीचे फेंक देता है। फिर बाद में यहाँ पर चान को गुस्सा आ जाता है, तो वो यहाँ पर एरिक को थप्पड़ मारने जा रहा था, जहाँ पर लिली उसे रोकती है एंड कहती है कि ये तुम क्या करने जा रहे हो। चान कहता है कि मैं सब बोल बोल कर थक चुका हूँ, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। यहाँ पर लिली उसे ऐसा करने से मना करती है, बोलती है कि वो बेचारा 6 साल का छोटा सा बच्चा है और तुम यहाँ पर उसके साथ ये सब कर रहे हो। तुम्हें तो 100 बार सोचना चाहिए, बच्चों को अक्सर मार से नहीं बल्कि प्यार से बातों से समझाया जाता है। तुम रुको, मैं इसे समझाती हूँ। फिर यहाँ पर वो एरिक से कहने लगती है कि देखो, मुझे पता है तुम बोल नहीं सकते और तुम्हारा एक्सप्रेस करने का तरीका बस यही है, लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा सा चेंज कर दो तो अच्छा होगा, क्योंकि जिस वे में तुमने एक्सप्रेस किया है वो वे दूसरों को बहुत हर्ट करेंगी। तो और तुम मेरी बात मानोगे ना। एंड यहाँ पर एरिक उसकी बात मान लेता है। मन ही मन यहाँ पर एरिक बोल रहा होता है कि ये तो वैसे ही मम्मा लग रही है जैसे मैंने ड्रीम में देखा हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर लिली से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा स्वीट कॉर्न का सूप बना कर लाती हूँ, और एरिक यहाँ पर उसकी बातों को मान भी लेता है। फिर इसके बाद में रात हो जाती है, जहाँ पर लिली सारा काम खत्म कर देती है। चान को वहाँ पर वो कहने लगती है कि मैंने किचन को भी क्लीन किया एंड होप सो दोनों बच्चे सो रहे होंगे। चान कहते हैं कि हाँ, वो लोग मस्ती करते करते तो सो ही गए थे। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपना कार्ड देने लगता है, कहता है कि तुम इससे उसे स्पेंड कर सकती हो, इसमें मेरी सैलरी आती है। लिली यहाँ पर वो कार्ड लेने से मना कर देती है, तो चान कहता है कि रख लो, एज अ हस्बैंड मेरी जिम्मेदारी है कि मैं घर के खर्चे का ध्यान रखूँ, और ऐसे भी तुम इसे घर के सामान ही तो लाओगी ना और दोनों की देखभाल करोगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है कल से मेरा एक पार्ट टाइम जॉब शुरू हो रहा है, तो एक बार मैं पार्ट टाइम जॉब पर चली गई तो मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। दोस्तों यहाँ पर एरिक उनकी सारी बातें सुन रहा होता है एंड एरिक को समझ आता है कि उसकी मम्मा कितनी ज़्यादा पोलाइट और हम्बल इंसान है, इसलिए मैं यहाँ पर मेरी मम्मा को उल्लू बनने नहीं दूंगा पापा की बातों में आकर।
और इतने में यहाँ पर एरिक अपना छोटू सा ब्लैक बोर्ड लेकर आ जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मेरे डैड रिच है। यहाँ पर बाद में वो उसे कहने लगती है कि तुम ऐसी बात करते हो। एंड एरिक अपना मुंडी हिलाकर हाँ कहता है। दूसरा यहाँ पर चान एरिक से कह रहा था कि तुम कुछ भी बात क्यों करते हो, अगर डैड के पास इतने पैसे होते तो हम यहाँ पर इस घर पे रेंट पे क्यों रह रहे होते। फिर बाद में यहाँ पर एरिक बहुत स्मार्ट होता है, वो यहाँ पर इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स ला देता है और अपनी मम्मा को दे देता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली उस पेपर्स को पढ़ती है जहाँ पर चान का नाम ली के तौर पर लिखा हुआ होता है और ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है। चान उसे कहता है कि उस पेपर्स पर ध्यान मत दो, वो बस एक खिलौना है एरिक का। एंड यहाँ पर वो एरिक को आग दिखाने लग जाता है तो एरिक इसके आगे कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन लिली यहाँ पर कहती है लेकिन ये जो तुम्हारा टॉय है वो कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक लग रहा है। फिर बाद में चान से कहते हैं कि तुम जाकर आराम करो, बाकी का काम मैं देख लूँगा। और लिली वहाँ से चली जाती है जहाँ पर चान एरिक से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें तुम्हारी बायोलॉजिकल मम्मा वापस चाहिए, तो अगर अभी से हम ये सब करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। एंड यहाँ पर एरिक फिर उसे हाँ कह देता है। यहाँ पर वो रेडी हो रही होती है यानी कि अपना फेस केयर कर रही होती है। इतने में चान आकर उसे कहने लगता है कि आज तुमने बहुत काम कर लिया, तुम यहाँ पर मास्टर बेडरूम में सो सकती हो। मन ही मन यहाँ पर लिली सोचने लगती है कि हम दोनों के अकॉर्डिंग तो ये मैरिज एक फेक मैरिज है, लेकिन लगता है इसे इस मैरिज को रियल में कन्वर्ट करना है, इस वजह से वो मुझे मास्टर बेडरूम में बुला रहा है साथ में सोने के लिए। फिर बाद में यहाँ पर चान उसे बोलने लगता है कि तुम क्या सोच रही हो। लिली यहाँ पर उसे कहने लगती कि नहीं, मुझे लगा था कि हम स्लोली हमारा रिलेशन आगे बढ़ाएंगे। तो चान उसे कहता है कि मेरा मतलब यह है कि तुम मास्टर बेडरूम में उस बेड पर सोना और मैं दूसरे वाले बेड पर सोऊंगा। तब जाकर यहाँ पर लिली को बहुत एम्बैरेस फील होने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो वॉशरूम के अंदर जा ही रही थी कि उसका ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है, जहाँ पर चान उस ब्रेसलेट को देखने वाला था कि इतने में ही लिली उस ब्रेसलेट को उठाकर छुपा लेती है। एंड चान जाते जाते उसे ये कहकर जाता है कि हाँ, अपने दिमाग में डबल थॉट्स मत लाया करो। फिर उसके जाने के बाद यहाँ पर लिली कहती है कि इसे क्या लगता है मैं कैसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर बाद में हम यहाँ पर चान को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में $1 बिलियन की डील्स को साइन कर रहा होता है। इतने में असिस्टेंट आकर उसे उसका स्केड्यूल बताने लगता है तो फिर यहाँ पर उन्हें एक इवेंट में जाना होता है। दूसरे हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि एक इवेंट की तैयारी कर रही होती है। एंड उसकी बेस्टी मिनी उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही थी ये पूछते हुए कि तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, आखिर वो लड़का कौन है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या करता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट दे देती है जहाँ पर वो उस फोटो को देखकर कहने लगती है कि अब मैं समझ रही हूँ कि तुमने इतनी जल्दी शादी क्यों की, क्योंकि ये दिखने में ही इतना हैंडसम है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इसका नाम वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ मिलता जुलता है। यहाँ पर लिली उसे बोलने लगती कि हो सकता है कि कुछ कोइंसिडेंस हो, क्योंकि आजकल सभी लोगों के नाम मिलते जुलते ही होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मिनी उसे बताने लगती है कि लास्ट की 2 चेयर्स है वो वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट की है, तो ध्यान रखना उसमें कुछ मिसप्लेस ना हो। लिली कहती कि हाँ बाबा, मैं सब कुछ ध्यान रखूंगी, तुम जाकर बाकी के प्रिपरेशंस कर लो और अपना रिहर्सल कर लो। फिर बाद में यहाँ पर वो नेम प्लेट डाल रही होती है जिसमें उसके हस्बैंड का नाम लिखा होता है, तो वो थोड़ी सी अचंभित हो जाती है। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है जो कि लिली से कहने लगती है कि तुम तो हमारे कॉलेज के टाइम पर बहुत बड़ी ब्यूटी कंटेस्टेंट हुआ करती थी, अब यहाँ पर इतना नॉर्मल सा जॉब क्यों कर रही हो। लगता है तुम यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर आई हो ताकि कोई यहाँ पर अमीर इंसान तुम पर सिंपैथी दिखा दे और तुम उसके साथ में शादी कर लो। यहाँ पर लिली उसे कहती कि देखो मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे साथ एक्चुअली में थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम तो कुछ ज़्यादा ही रूड बन रही हो। तुम यहाँ कहती है कि क्लासमेट तो बस नाम के लिए थे, लेकिन मुझे तुमसे हमेशा जेलसी फील होती है। फिर बाद में यहाँ पर लिली उसे कहने लगती कि ठीक है, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ, और रही बात यहाँ पर जॉब करने की तो तुम खुद को देखो, तुम भी यहाँ पर मेरी ही पोजीशन पर जॉब कर रही हो, तो फिर तुम मुझे यहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकती। फिर मैम ने यहाँ पर मियाँ बोलने लगती है कि मुझे अपने आप से कंपेयर ना करो तो बेहतर होगा। इतनी में यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर ली वहाँ पर आ रहे हैं, तो फिर सभी के सभी स्टाफ जाने लगते हैं। मियाँ यहाँ पर लिली के आगे चली जाती है, कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतने हाई पोजीशन पे हो क्या जो यहाँ पर उन्हें वेलकम करने के लिए आओगी। फिर सभी स्टाफ इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाती है चान की, एंड चान का सरनेम एक्चुअली ली होता है, तो सभी लोगों से मिस्टर ली कर पुकार करते हैं। एंड यहाँ पर वो सबसे बड़ी कंपनी वॉरियर ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है, इसी वजह से यहाँ पर वो टॉप का रिचेस्ट इंसानों में से एक है। फिर बाद में यहाँ पर वो अंदर चला जाता है जहाँ पर लिली को लग रहा होता है कि आखिर ये प्रेसिडेंट मेरे हस्बैंड जैसा क्यों दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर एमी और एरिक अपने डैडी को पहचान लेते हैं। एमी आकर ऐसे लिली से कहती है कि मैंने अभी अभी डैडी को देखा है। लिली कहती है कि नहीं, तुमसे कोई गलती हो गई होगी।
फिर बाद में यहाँ पर मियाँ कहने लगती है कि देखो देखो कैसे इसकी बेटी झूठ बोल रही है, अपनी मम्मा पर ही गई है। लगता है इसकी मम्मा ने इसे बड़े अच्छे से सिखाया कि कैसे अमीर को अपनी जान में फंसाना है। यहाँ पर मिनी जो है वो मियाँ को अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है, और तो और वो लिली से कहती है कि न जाने एरिक कहाँ पर भाग गया, तुम्हें जाकर उसे ढूंढना होगा। तो फिर यहाँ पर लिली उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। फिर इसके बाद नहीं हम यहाँ पर उस इवेंट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर चांद जो है वो अपने बिजनेस प्रपोजल को सभी को एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं छोटू से एरिक को, जो कि अपने डैडी को उस डोर के थ्रू देख रहा था एंड बहुत खुश हो रहा था। इतने में लिली आकर उसे ढूंढ लेती है और उसे कहने लगती है कि ऐसे यहाँ वहाँ मत भागा करो वरना हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इतने में ही एरिक दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर दूसरी स्टाफ अंदर चली जाती है और फटाक से लिली एरिक को खींच लेती है ताकि यहाँ पर कुछ बिजनेस प्रपोजल के टाइम पे प्रॉब्लम्स ना हो। एंड यहाँ पर चांद बड़े अच्छे से अपने इस बिजनेस को सभी के सामने प्रपोज कर रहा होता है, जहाँ पर सभी को उसका ये न्यू बिजनेस आइडिया बड़ा पसंद आता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली एरिक से कह रही होती है कि देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने बिजनेस को प्रपोज कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर दखलंदाजी करेंगे तो फिर हो सकता है कि मुझे यहाँ पर जॉब से निकाल दिया जाए। यहाँ पर एरिक नाराज हो जाता है। इतने में यहाँ पर मिनी एमी को लेकर आ जाती है एंड उसे कहने लगती है कि अगर तुम चाहो तो फिर तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि काम ऑलरेडी हो चुका है, बाकी की चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी, तुम जाकर एरिक और एमी का ध्यान रखो। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग जाने ही वाले थे कि पीछे से यहाँ पर छान आ जाता है और तो और उसका असिस्टेंट एरिक को देखकर पहचान जाता है। और इसके पहले कि यहाँ पर लिली पीछे मुड़कर देखे, चांद फटाक से उस वॉल के पीछे छुप जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर मेरी वाइफ यहाँ पर क्या कर रही है। तो फिर उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि उनके कॉस्ट्यूम को देखकर तो लग रहा है कि वो यहाँ पर एक स्टाफ का जॉब करती है। तब जाकर यहाँ पर चांद को आता है कि हाँ, यहाँ पर लिली ने उसे कहा था कि उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गया जिसकी वजह से वो बहुत खुश थी। लगता है वो इसी जॉब के बारे में बात कर रही थी। इसके बाद में यहाँ पर वो देखने लगता है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर लिली बड़ी खुशी खुशी एमी को और तो एरिक को अपने पेस्ट्रीज खिला रही होती है एंड यहाँ पर दोनों बहुत खुशी खुशी उसे खा रहे होते हैं। असिस्टेंट ये सब देखकर बड़ा खुश होता है एंड कहने लगता है कि आपकी वाइफ तो एरिक के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करती है, तो आप उन्हें अपने बारे में सच्चाई क्यों नहीं बता देते और आप लोग अच्छे से एज ए हैप्पी फैमिली क्यों नहीं लिव करते। यहाँ पर चांद अपने असिस्टेंट को बताने लगता है कि देखो 5 साल पहले जो मैंने गलती की थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे ठुकरा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पर एक कदम लेने से बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा हूँ। असिस्टेंट यहाँ पर मन ही मन सोचने लगता है कि काश इन्हीं की वाइफ ऑफ 5 साल पहले वाली लड़की होती तो अच्छा होता। फिर बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। दूसरा यहाँ पर चांद घर पर आता है तो वो पटाखों की आवाज़ को सुनता है एंड सामने यहाँ पर हम लिली को देखते हैं जो कि बड़ा सा केक लेकर आई होती है एंड आज होता है चांद का बर्थडे। चांद उसे इस बड़े के केक के बारे में पूछने लगता है तो फिर लिली उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब पर जा रही हूँ, तो इसकी सैलरी से मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मैं काम के चक्कर में इतना बिजी हो गया कि मेरे को खुद का बर्थडे तक नहीं याद है। तो फिर वो उसे बताने लगती है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक मैजिकल ट्रिक थी जिस वजह से मुझे पता चल गया। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कैंडल ब्लो करने के लिए कहती है, जहाँ पर चांद जो है विश मांगता है 5 साल पहले लड़की के साथ एक बार वापस से मिलने के लिए और चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए। फिर इसी बात में यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाता है जहाँ पर क्यूट से एरिक खुद ब खुद अपना मेडिसिन खा रहा था और तो फिर बाद में यहाँ पर लिली वो चीज़ देखकर उसे बहुत ज़्यादा एनकरेज करने लगती है और शाबाशी भी देती है, तो एरिक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है जिसके बाल बिखरे हुए थे। तो फिर यहाँ पर लिली उसे अंदर रूम में लेकर जाती है ताकि वो उसके बाल बना सके। दूसरा यहाँ पर एरिक खाने लगता है तो इतने में यहाँ पर चांद आ जाता है जो उसे कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने कहा क्या था कि तुम्हें खाने से पहले मेडिसिन लेना होगा। यहाँ पर वो लिखता तो है कि मैंने ऑलरेडी खा लिया है, लेकिन चांद उसे कहते हैं कि मुझे उल्लू मत बनाओ, तुम झूठ बोलने में बहुत माहिर हो मुझे पता है। फिर यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे एक मेडिसिन खिला देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। दूसरा यहाँ पर चांद चला जाता है अपने जॉब पर। तो फिर यहाँ पर लिली जो है वो मिनी के साथ थी और उनके बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से यहाँ पर एरिक को वॉमिट फील होने लगता है और वो वॉमिट कर देता है। फिर बाद में लिली उसे लेकर तुरंत हॉस्पिटल चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर उस हॉस्पिटल में चांद भी आ जाता है जहाँ पर वो
लिली के ऊपर चिल्लाने लगता है कि आखिर ब्रेकफास्ट में तुमने उसे ऐसा क्या खिला दिया। तो फिर लिली कहते कि माफ़ करना, मैं नॉर्मल ही ब्रेकफास्ट बनाई थी जो कि मैं हमेशा एमी के लिए बनाया करती हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं और ध्यान रखूंगी। तो फिर चान यहाँ पर उसे गुस्से में कह देता है कि कोई ज़रूरत नहीं है एरिक का ध्यान रखने की, यहाँ पर मैं किसी को बुला लूँगा जो एरिक का ध्यान रखेगा, तुम बस एमी का ध्यान रखा करो। यहाँ पर लिली को बड़ा बुरा लगता है। इतने में यहाँ पर डॉक्टर आकर चिल्लाने लगते हैं कि आखिर कैसे पेरेंट्स हो तुम दोनों, तुमने अपने बच्चे को दवाई का ओवरडोज दे दिया और तुम्हें क्या लगता है इससे कुछ नहीं होगा। फिर बाद में यहाँ पर लिली बोलती है कि नहीं तो मुझे अच्छे से याद है खाने से पहले उसने बस एक मेडिसिन लिया था। तब जाकर यहाँ पर छान को याद आता है कि छान ने भी उसे यहाँ पर मेडिसिन दिया था। तो वो यहाँ पर डॉक्टर से माफ़ी मांगने लगता है एंड डॉक्टर उसे कहते हैं कि अभी तो सब कुछ ठीक है लेकिन आप लोगों को प्रिकॉशंस बनाए रखने होंगे वरना ये छोटी सी चीज़ बड़ी डेंजर भी बन सकती है। बाद में यहाँ पर छान जो है लिली से माफ़ी मांगता है। लिली यहाँ पर छान को ताने मारना शुरू कर देती है। दूसरा असिस्टेंट उन्हें देख रहा होता है। लिली यहाँ पर कहती है कि गलती खुद करो और ब्लेम मुझ पर डालो, अब तुम मुझे क्या बोलना चाहोगे। यहाँ पर छान कुछ बोल नहीं रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ चुपचाप खड़ा था और लिली की बातें एज अ पोलाइट हस्बैंड सुन रहा था। यहाँ पर असिस्टेंट को उन दोनों को देखकर यकीन नहीं होता कि वो उसका बॉस है जो कि सचमुच किसी की बातों को सचमुच में सुन रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांग लेता है। एंड यहाँ पर असिस्टेंट कहने लगता है कि अगर मेरे बॉस को कोई ठीक कर सकता है तो वो तो उनकी लेडी बॉस ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग अंदर एरिक को देखने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर एरिक अपने डैडी से बहुत गुस्से में था। यहाँ पर छान माफ़ी मांगने के लिए आता तो है लेकिन लिली उससे एरिक से दूर कर देती है, कहती है कि नहीं एरिक को तुमसे बात नहीं करनी, एरिक तुमसे गुस्सा है। एरिक अब इतना बड़ा हो गया है जहाँ पर उसे जिम्मेदारियों का समझ है, वो खुद का मेडिसिन खुद लेता है लेकिन क्या करे, तुम्हें तो एरिक पर भरोसा नहीं है इसलिए एरिक तुमसे बात नहीं करेगा। एंड एरिक भी यहाँ पर अपनी मम्मा के साइड ही था और अपने डैडी से गुस्सा था। फिर यहाँ पर वो एज अ गुड मदर उसे बोलने लगती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे डैडी कितने ज़्यादा वरिड हो गए थे जब तुम यहाँ पर हॉस्पिटलाइज थे, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें एक और चांस देकर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और यहाँ पर एरिक उसे माफ़ करने के लिए रेडी हो जाता है। इतने में यहाँ पर एमी भी आ जाती है और तो एरिक को नींद आ रही थी। तो लिली छान से कहती कि तुम इसे बाहर वॉक पर ले जाओ, तब तक मैं यहाँ पर एरिक को सुला देती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो दोनों घर पर होते हैं जहाँ पर वो दोनों एकदम शरारती बच्चों की तरह खेल कूद रहे होते हैं। यहाँ पर लिली जो है उन्हें कह रही होती है कि यहाँ पर शरारतें करना बंद करो और चलकर डिनर करो, लेकिन यहाँ पर कोई इनकी बात सुन ही नहीं रहा था। इतने में यहाँ पर लिली के पीछे छान आ जाता है तो वो दोनों छान को देखकर शांत हो जाते हैं एंड लिली को लग रहा होता है कि वो लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। फिर यहाँ पर लिली जैसे ही पीछे मुड़ती है और इसके हाथ पे लगा हुआ जो आटे का डो होता है वो छान के शर्ट्स पर लग जाता है। छान उसे कहते हैं कि बड़ा अच्छा तरीका है मुझे घर पे वेलकम करने का। लिली को यहाँ पर इसकी मम्मा का कॉल आने लगता है जो उसे डिनर या लंच के लिए पूछने लगती है ताकि एक नॉर्मल सी फैमिली गैदरिंग हो जाए और फैमिली वाले एक दूसरे को जान सके। फिर बाद में लिली कल की डेट फिक्स कर देती है। छान भी यहाँ पर लिली से कह देता है कि मैं अभी अपनी मम्मा को जाकर बता देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लिली की मम्मा को एंड यहाँ पर उसकी मम्मा बहुत खुश थी कि वो फाइनली अपने होने वाले दामाद से मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर वो जब गिफ्ट लेने के लिए जा रही होती है तो फिर उसका हस्बैंड उसे रोकता है एंड कहता है कि गिफ्ट, हमें गिफ्ट लेने की क्या ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि हम पहली बार उसके फैमिली मेम्बर से मिल रहे हैं तो हमें एज अ जेस्चर उन्हें कुछ गिफ्ट तो देना ही होगा। उसके डैड यहाँ पर यानी कि उसके हस्बैंड यहाँ पर कहने लगते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें कोई गिफ्ट देने की, मेरी बेटी ने वहाँ पर जाकर शादी की है तो उन्होंने ब्राइड्स गिफ्ट मेरे दिया है, उन्होंने एक पैसा खर्च करने का नहीं सोचा और तुम चाहते हो कि मैं मेरे पैसों से उनके लिए तोहफा लूँ, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझा रही होती है लेकिन उसका हस्बैंड समझने के लिए रेडी नहीं था और वो उसकी मॉम पर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था, यहाँ तक कि इतना ज़ोर से कि वो उस पर हाथ भी उठाने वाला था और फिर यहाँ से वो गुस्से में चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर उसके मॉम डैड उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उसके डैड अभी भी पागलों की तरह टैक्सी ड्राइवर पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुझे तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं है। यहाँ पर उसकी मम्मा लिली के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आई थी। लिली उनसे कहती कि गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी और उसकी मॉम यहाँ पर कहने लगती है कि मैं तुम्हारे ससुराल वालों से पहली बार मिल रही हूँ तो ऑफकोर्स ये बात है कि मैं गिफ्ट्स लेकर ज़रूर आऊँगी। तो फिर उसका हस्बैंड यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे देने के लिए पैसे तो है नहीं लेकिन बेटी के लिए अनाप शनाप गिफ्ट खरीदने के लिए बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास। यहाँ पर लिली उन्हें कुछ भी कहने से मना करती है। दूसरा यहाँ पर वो पूछने लगते कि आखिर तुम्हारे घर वाले कब आएंगे। एंड यहाँ पर बहुत सारी लग्जरियस गाड़ियाँ आती है जहाँ पर वो एक से एक गाड़ियाँ होती है और तो यहाँ पर सभी की नज़र उस कार के पास में जाती भी है। लिली यहाँ पर बोलने लगती है कि इंसान मेरे हस्बैंड जैसा क्यों लग रहा है।
तो उसे यहाँ पर उसके डैड बोलने लगते कि तुम्हारे हस्बैंड जैसा, तुम्हें पता भी है कि वो एक गाड़ी की कीमत कितनी होगी, तुम अगर 10 साल भी अर्निंग कर लोगे इसके बाद भी तुम उस गाड़ी को रेंट पे तक नहीं खरीद पाओगी। आई बड़ी और आए बार तुम्हारा हस्बैंड जो इतनी महंगी गाड़ियाँ रखेगा। यहाँ पर लिली को तो गुस्सा आता है ये सोचकर कि उसका हस्बैंड इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से कैसे निकल रहा है। तो वो फटाक से चली जाती है उसके साथ में बात करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर चांद जो है अपनी मम्मा से कह रहा होता है कि आपको नहीं लगता आपने ओवरडू कर दिया इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को बुला कर। तो फिर उसकी मॉम कहती कि मैं तो भूल ही चुकी थी कि लिली को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो, अब सभी गाड़ियाँ चल चुकी है तो उससे हमें देखा नहीं होगा। इतने में लिली आकर उसे वो सवाल पूछने लगती है एंड यहाँ पर चांद कहता है कि नहीं तो ऐसी कोई बात तो नहीं है, मैं खुद यहाँ पर उन गाड़ियों को देख कर आया हूँ और मैं देखना चाहता था कि आखिर वो गाड़ियाँ कैसी है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम भी उसका साथ देती है एंड बाद में उन दोनों की मॉम एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। दूसरा वो अंकल होते हैं जो अभी भी ब्लंटली ही बात कर रहे होते हैं और रूडली कि आखिर तुम लोग इतना लेट क्यों करते हो, तुम्हें पता भी है मैं कब से रुका था और मुझे तो कितनी ज़्यादा भूख लगने लगी है। फिर बाद में यहाँ पर लिली जो है उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए कहती है कि प्लीज़ मेरे डैड की बातों पर ध्यान मत देना, वो अक्सर रूड वाली चीज़ें ही बोला करते हैं, उनके मुंह से तो तुम्हें स्वीट वाली चीज़ें कुछ सुनने को मिलेंगी भी नहीं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग वो रेस्टोरेंट वाले रूम में चले जाते हैं जहाँ पर उसके डैड खाने को देकर बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि बड़ी हाई फाइव और डिलीशियस डिशेस वहाँ पर रखी हुई होती है। फिर बाद में यहाँ पर आते ही वो वाइन पीने के लिए कहने लगता है तो उसकी मम्मा कहती है कि ये कोई समय नहीं है, अभी तक हमने बात करना भी शुरू नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर चांद की मम्मा कहने लगती है कि कोई बात नहीं, आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबली यहाँ पर रख सकते हो, ऐसे भी मैं समझ सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर लिली की मम्मा बोलने लगती है कि देखिए हम बस अपने बेटी की और बेटों की खुशियाँ चाहते हैं और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो अंकल यहाँ पर बोलने लग जाते हैं कुछ भी नहीं चाहिए, कैसे ही कुछ चाहिए रहेगा, ये फैमिली ने तो हमें कुछ दिया भी नहीं है, ब्राइड्स गिफ्ट करके कुछ होता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने हमें कुछ दिया ही नहीं है, कम से कम इन्हें हमें 5 लाख तो दे ही नहीं चाहिए क्योंकि हमने हमारी बेटी जो इन्हें दी है। यहाँ पर आंटी जो है अंकल को कुछ बोलने से मना करती है। अंकल कह रहे थे कि तुम अपना मुंह बंद रखो, अपना ओपिनियन ना दो तो बेहतर होगा, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ पर थोड़े ना आया हूँ। लेकिन यहाँ पर चांद जो है अंकल से कहने लगता है कि नहीं, मेरी मदर इन लॉ को बोलने का पूरा हक है, ऐसे भी वो मेरी इकलौती मदर इन लॉ जो है। बाद में यहाँ पर उसका डैड तो पूरा ड्रामा करना शुरू कर देता है कि ठीक है अभी सब लोग मौजूद है तो टाइम है, तुम इस रिचुअल को कंप्लीट करो और मुझे पैसे दे दो। यहाँ पर आंटी कुछ बोले लेकिन अंकल उसे कहने दे ही नहीं रहे थे। तो फिर यहाँ पर जो लिली है वो इस चीज़ को फॉलो करने से मना कर देती है। उसके डैड यहाँ पर गुस्से में आकर कहने लगता है कि बचपन से मैंने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारी बेटी को तक मैंने अपने घर में मुफ्त में रखा है और उसे खिलाया पिलाया और तुम यहाँ पर मुझे रिपे करना नहीं चाहती। तो फिर यहाँ पर लिली क्लियरली कह देती है कि रही बात मेरे पालन पोषण की तो वो मेरी मम्मा ने किया है और रही मेरी बात मेरी बेटी की तो उसके एक्सपेंसेस और घर खर्च मैंने ही खुद ब खुद देखे है और मॉम ने आपके एक्सपेंसेस को देखा है, आपकी गैम्बलिंग एक्सपेंसेस को भी देखा है, आपने तो हमारे घर पर 1 रुपए की इनकम भी नहीं कमाई है। और उसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा तमाशा खड़ा करने लगते हैं। चांद की मम्मा कहती है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ब्राइड्स गिफ्ट देने के लिए रेडी है। और यहाँ पर चांद उन्हें कार्ड देने जाता है लेकिन आंटी उस कार्ड को ले लेती है। मन ही मन यहाँ पर अंकल सोच रहे होते हैं कि इसके हाथ में आए तो क्या हुआ, ये कार्ड ऐसे भी मेरे हाथ में ही आने वाला है लास्ट में। इसके बाद में उनका डिनर कंप्लीट हो जाता है और वो लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ पर उसके डैड बड़ी खुशी में अपने फ्रेंड्स को कॉल करके कह रहे होते हैं कि आज रात को तो सट्टेबाजी देखना मैं कितने मजे से करता हूँ। यहाँ पर लिली जो अपनी मम्मा से कह रही होती है कि वो जो कार्ड आपको मिला है प्लीज़ आप उसे संभाल कर रखना और डैड को वो कार्ड गलती से भी मत देना गैम्बलिंग करने के लिए। उसका डैड यहाँ पर कह रहा होता है कि जल्दी घर चलो, मुझे ढेर सारे काम है। एंड यहाँ पर लिली अपनी मम्मा को वो बात याद रखने के लिए कहती है। इतने में यहाँ पर चांद की फैमिली वाले आ जाते हैं। तो फिर बाद में यहाँ पर लिली उसे थैंक यू बोलने लगती है। चांद कह रहा है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी तुम्हारे फैमिली प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकता हूँ। यहाँ पर जो ग्रैंड माँ यानी कि चांद की मम्मा होती है वो भी कहती है कि देखो अगर तुम्हें थैंक यू बोलना ही है तो क्यों ना तुम मुझे क्यूट सा न्यूबॉर्न बेबी दे दो, मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी। यहाँ पर एमी पूछने लगते कि ग्रैंड माँ आखिर न्यूबॉर्न बेबी कैसे होगा। तो उसकी ग्रैंड माँ बताती है उसके लिए तुम्हारी मम्मा को और डैडा को सेम बेड पर सोना होगा। बाद में यहाँ पर एमी पोल खोल देती है लेकिन वो तो अलग अलग बेड पर सोते हैं। एंड ये बात सुनकर ग्रैंडमा को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बेडरूम में ले जाती है। कहती है कि आज रात तुम दोनों इसी बेड पर सोओगे, अगर कोई भी इस बेड को छोड़कर यहाँ से उठा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तो यहाँ पर ग्रैंडमा जो है वो दरवाजे को लॉक भी कर देती है। और यहाँ पर वो लोग नॉक करते बैठ जाते हैं। तो फिर लिली कहने लगती कि गलती मेरी नहीं है, सारी की सारी गलती यहाँ पर चांद की है।
जहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर तुम मुझ पर क्यों ब्लेम डाल रही हो। तो लिली कहती है कि इस सिचुएशन से बाहर आने का एक ही रास्ता है। चान बोलता है कि मैंने कभी तुम्हें ऐसी सिचुएशन में डाला ही नहीं है और तो मैंने कभी तुम पर ब्लेम भी नहीं किया, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी गलती बता रही हो। लिली कहती है कि ठीक है, तुम नॉक करते रहो, मैं तो चली सोने। फिर बाद में चान यहाँ पर कहने लगता है कि लेकिन यहाँ पर एक ही बेड है। लिली कहती है कि टेंशन मत लो, मैं फ्लोर पर सो जाऊंगी। ऐसे समझो कि आज तुमने मेरी मदद की, इस वजह से मैं तुम्हें तुम्हारा ग्रेटिट्यूड वापस लौटा रही हूँ। फिर बाद में चान को यहाँ पर अचानक से गर्म लगने लग जाता है और उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है और बहुत धुंधला धुंधला सा फील होता है उसे। दोस्तों यहाँ पर लिली होती है तो सोच रही थी कि एसी तो चालू है, रूम के अंदर हीटर नहीं है, तो फिर यहाँ पर गर्मी क्यों लग रही है। एंड यहाँ पर वो एक स्मोक के कैंडल को देखती है और सोचने लग जाती है कि इसमें से इतनी वियर्ड स्मेल क्यों आ रही है। और तब हमें पता चलता है कि उसके अंदर ड्रग्स मिला हुआ होता है, जिस वजह से यहाँ पर चान के हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो गए होते हैं। एंड यहाँ पर वो लिली को बेड पर पिन डाउन कर देता है। लिली उसे हटने के लिए कहती तो है, लेकिन लिली भी यहाँ पर धीरे धीरे अपने होश और हवास में नहीं होती। इसके बाद में यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश हो गई थी। कहती है कि रात भर तुम लोग थक गए रहोगे, नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए सूप बना कर रखा है। यहाँ पर ग्रैंडमा को तो लिली से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को याद होता है कि रात को क्या हुआ था। यहाँ पर चान वहीं पर रुक गया था एंड बाद में वो रेस्ट में जाकर अपना फेस वॉश करना शुरू कर दिया था ताकि वो होश में आने लगे। एंड उन्हें समझ में आ जाता है कि सारी प्लानिंग प्लॉटिंग ग्रैंडमा ने की होती है। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर लिली कुछ बना रही थी तो फिर वहाँ पर चान आ जाता है उसकी मदद करने के लिए। एंड यहाँ पर उनकी टकरार हो ही जा रही थी, जहाँ पर उनकी क्लोजनेस बढ़ रही थी। तो फिर यहाँ पर लिली के बालों को नोटिस करता है कि वो उसके इस काम में डिस्टर्बेंस ला रहे हैं, तो लिली उसे रबर बैंड लाने के लिए भेज देती है। एंड यहाँ पर लिली न जाने क्यों ब्लश करना शुरू कर देती है। दूसरा यहाँ पर चान जब रूम में जाता है तो वो उस पेंडेंट को देखता है और ये पेंडेंट जो होता है वो एरिक की मम्मा का होता है। तो वो यहाँ पर उसे देखकर बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने उसे खो दिया था। इतने में ही लिली आ जाती है, लेकिन वो उस पेंडेंट को देख नहीं पाती है। फिर बाद में यहाँ पर चान उसे हेयर बैंड दे देता है, जहाँ पर लिली अपने बालों को बांधने लग जाती है। एंड चान यहाँ पर उसे देखे ही जा रहा था। लिली उसे पूछती कि तुम मुझे देखे क्यों जा रहे हो। चान यहाँ पर अपने मन में अपने आप को समझाने लगता है कि जो फीलिंग्स मुझे अभी यहाँ पर लिली के लिए आ रही है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ एरिक की मम्मा के लिए होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं। फिर यहाँ पर लिली उसे बोलने लगती है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ हमें भूल जाना चाहिए। चान भी उसे कहता है कि हाँ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन लिली कहते कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम एडल्ट्स हैं तो हमारे बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। फिर यहाँ पर लिली अपने केक शॉप पर होती है एंड चान से कहने लगती है कि मदद करने के लिए शुक्रिया, अब तुम अपने जॉब पर जा सकते हो, बाकी के कामों को मैं हैंडल कर लूँगी। इतने में यहाँ पर शॉप पर मिस्टर गू आ जाते हैं और लिली मिस्टर गू को देखकर खुश हो जाती है क्योंकि मिस्टर गू उसका रेगुलर कस्टमर होता है। और यहाँ पर वो उसे उसके न्यू फ्लेवर्स बताने लगती है। साथ साथ वो उसे ये भी कहती है कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, तो मैं इतना तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस पेस्ट्रीज का और केक का रिकमेंडेशन सभी को देते ही रहोगे। लेकिन यहाँ पर गू कहने लगता है कि नहीं, ये जो बेकरी है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रेजरफुल है और मैं नहीं चाहता कि हर किसी को इस गोल्ड माइन के बारे में पता चले। और यहाँ पर लिली को जो है कुछ ऑफ सा लगने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर उसका काम हो जाता है, लेकिन अचानक से स्कूल से कॉल आ जाता है तो फिर यहाँ पर वो फटाक से बाहर निकल जाती है। चान को वो कॉल लगाती तो है, लेकिन चान यहाँ पर उसका कॉल पिक ही नहीं करता। दोस्त हम यहाँ पर चान को देखते हैं जो कि अपने जर्नल मैनेजर के साथ में होता है, लेकिन यहाँ पर वो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था क्योंकि असिस्टेंट यहाँ पर उसे बुलाया जा रहा था। फिर बाद में वो बाहर चला जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली जो है वो आ जाती है और देखती है कि बेचारे एरिक को चोट लगी हुई है, तो वो टीचर पर चिल्लाने लगती है कि आखिर आप एक बच्चे को कैसे मार सकते हो। टीचर जो है सारा का सारा ब्लेम डालने लगती है यहाँ पर एरिक पर। फिर बाद में एमी यहाँ पर अपनी मम्मा को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन टीचर कहती है कि तुम्हारे दोनों के दोनों बच्चे झूठे हैं और ये बात इसकी ये तो बोल ही नहीं सकता है, तो ये कैसे तुम्हें बताएगा कि इसने क्या किया है। और एमी तो एक नंबर की झूठी है। यहाँ पर जो लिली है वो टीचर से कहने लगती है कि आप बच्चों से तो एटलीस्ट बात ऐसे मत कीजिए, बच्चों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई रहेगी और एज अ बड़े हमें उन्हें समझाना चाहिए, ना कि उन्हें मारना चाहिए। मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे आपकी कही हुई बातों पर यकीन नहीं है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं उस जनरल मैनेजर को, जहाँ पर उसे स्कूल से कॉल आ जाता है कि किसी ने उसके बेटे को बुली किया है, तो वो फटाक से वहाँ से निकल पड़ता है। एंड यहाँ पर हम उस दूसरे बच्चे की मम्मा को देखते हैं जो आते ही यहाँ पर लिली को थप्पड़ मार देती है और तो इस पर चिल्लाने लग जाती है। टीचर भी कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए मैडम, हम इन्हें स्कूल से निकलवा कर रहेंगे। लिली कहती कि मेरे बच्चे की
कोई गलती नहीं है और मेरे बच्चे स्कूल छोड़कर बिल्कुल नहीं जाने वाले। यहाँ पर एमी और एरिक अपनी मम्मा को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। यहाँ तक कि एरिक बोलने तक लग जाता है, कहता है कि तुमने मेरी मम्मा को बुली कैसे किया, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर लिली भी शॉक हो जाती है कि एरिक फाइनली बोल सकता है एंड यहाँ पर वो उसे बोलता हुआ सुन बहुत खुश थी। फिर वो एरिक से सारी बातें जानना चाहती थी एंड एरिक यहाँ पर उसे सब कुछ बता देता है। फिर भी यहाँ पर टीचर और तो वो आंटी मानने के लिए रेडी थे ही नहीं। लिली यहाँ पर कहती कि ठीक है, एक काम करो, मुझे सीसीटीवी का फुटेज दिखाओ। लेकिन यहाँ पर टीचर मना कर देती है क्योंकि टीचर को पता होता है कि असल में गलती किसकी है। वो सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाती है, जहाँ पर गार्ड्स जो है वो लिली को खींचना शुरू कर देते हैं। लेकिन लिली कहती है कि ये सब ठीक नहीं कर रहे हो तुम सब। इतनी देर में यहाँ पर छान आ जाता है जो कि कहने लगता है कि मैं स्कूल को चलने दूंगा ही नहीं। लिली यहाँ पर उसे शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लिली छान के पास इतनी पावर्स नहीं है। एंड यहाँ पर वो सामने बच्चे की माँ भी कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, एक नॉर्मल से एम्प्लॉय यहाँ पर आकर मुझे बता रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यहाँ पर तो चांद के असिस्टेंट को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट के साथ में ऐसी बात करेगी। चांद को यहाँ पर एरिक की बहुत फिक्र हो रही होती है क्योंकि उसे बेचारे को चोट लग गई थी। यहाँ पर वो उस बच्चे की मम्मा कहने लगती है कि आखिर तुम पूरी की पूरी फैमिली झूठ ही हो, तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो और ऐसे भी गरीब इंसान हो तो झूठ बोलने की तो चीज़ें रखते ही होंगे। इतने में यहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है जो कि यहाँ पर चांद को देखकर शॉक हो जाता है। फिर आती यहाँ पर वो चांद से माफ़ी मांगने लग जाता है एंड तब जाकर यहाँ पर सबको समझ आता है कि चांद सचमुच यहाँ पर प्रेसिडेंट है। फिर बाद में यहाँ पर वो सीसीटीवी का फुटेज भी मंगवाता है, तो फिर यहाँ पर उस फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा था कि वो सामने वाली मम्मा के बेटे ने ही यहाँ पर बेचारे एरिक को और एमी को बुली किया हुआ था। इसमें एरिक की कोई गलती ही नहीं थी। बाद में यहाँ पर टीचर भी उनसे माफ़ी मांगने लगती है। चांद यहाँ पर उसे जनरल मैनेजर की पोस्ट से हटा देता है। यहाँ पर वह इंसान माफ़ी बहुत मांगता तो है लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता। साथ साथ वो उसे समझाता है कि अपने बेटे को थोड़ा ढंग का एजुकेशन दिया करो ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, ना कि तुम्हारे जैसा। वहीं यहाँ पर वह टीचर भी माफ़ी मांगती है और चांद यहाँ पर उस टीचर की जॉब को भी छीन लेता है। कहता है कि इस स्कूल में क्या, तुम्हें चाइना के किसी स्कूल में जॉब बिल्कुल नहीं मिलने वाला, मैं ये तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उसको लेकर चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग एरिक को लेकर आ जाते हैं एक फिजिशियन के पास में क्योंकि एरिक को सर पे चोट लगी थी। लेकिन फिजिशियन यहाँ पर उन्हें टेंशन लेने से मना करता है क्योंकि एरिक एकदम ठीक था। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं जहाँ पर लिली चांद को बोलती है कि चलो अब मुझे सारी सच्चाई जाननी है। एंड यहाँ पर चांद थोड़ा नर्वस हो जाता है लेकिन उसने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर ली थी। यहाँ पर वो लिली को समझाने लगता है कि देखो वो लोगों ने मेरे बेटे पर वार करने की कोशिश की तो मैंने बस उन पर उल्टा वार किया है। यहाँ पर मैंने उनके साथ एक गेम खेला है। ऐसे भी किसी ने यहाँ तक आज तक वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट को देखा नहीं है, तो मैं बस यहाँ पर उनके पोजीशन पाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे भी मैं उसकी कंपनी में एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ और मुझे नहीं लगता अगर मैं उनका नाम यूज़ करूँगा तो कोई प्रॉब्लम होगा। एंड यहाँ पर लिली भी उसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद में छान यहाँ पर क्वेश्चन में बैठा था जहाँ पर लिली छान के बारे में कुछ और थॉट्स लेकर बैठी हुई थी। छान यहाँ पर उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ सोच रही हो। लिली यहाँ पर उसे देखकर डर जाती है एंड कहती कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच ही सकती, लेकिन तुम्हारा क्या है, कहीं तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन तो नहीं हो गया। छान कहते कि देखो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एरिक की बायोलॉजिकल मम्मा है और कोई भी नहीं। एंड यहाँ पर लिली उसका मुंह बंद करवाने लगती है, कहती है कि पता है मुझे, और कितनी बार सेम चीज़ बोलते जाओगे। छान कहता है कि ठीक है मैं सोने जा रहा हूँ। एंड जाने से पहले यहाँ पर उसे पैर में लग जाता है लेकिन वह ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे पेन ही ना हो रहा हो। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर लिली को अपने घर जाना होता है अपनी मम्मा से मिलने के लिए कि उसकी मम्मा कॉल पिक नहीं कर रही थी। यहाँ पर उन दोनों को किस देती है तो दोनों बच्चे बोलने लगते हैं कि आपने डैडी को किस दे दिया। एंड यहाँ पर छान भी बड़ा स्मार्ट होता है, वो उसे कहता है कि अगर गालों पर किस नहीं करा तो लिप्स पर भी कर सकती हो। एंड यहाँ पर नर्वसनेस में आकर वो उसे गाल पर ऊपर किस कर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर वो घर के बाहर होती है तो उसे डर लगने लगता है क्योंकि उसकी मम्मा अभी भी कॉल नहीं पिक कर रही थी। और जैसे ही उसके घर के अंदर जाती है घर तहस महस हो चुका था और उसकी मम्मा को भी ऐसा लग रहा था कि उसकी डैडी ने मारा हुआ है। और उसकी मम्मा बताने लगती है न जाने उसके पास कहाँ से वो कार्ड आ गया और उसने उसमें से सारे पैसे खर्च कर गैम्बलिंग करना शुरू कर दिया। और जब मैंने उसे और पैसे देने से मना कर दिया तो उसने मेरी और घर की ये हालत कर दी।
फिर बाद में यहाँ पर वो लिली जो है अपने डैड पर चिल्लाने लग जाती है और उसके डैड भी यहाँ पर उन दोनों पर चिल्ला रहे थे। इतने में यहाँ पर गुंडे आ जाते हैं जो कि लोन शार्क्स होते हैं और उसके डैड ने उनसे लोन लिया था। तो फिर यहाँ पर वो लोग उन्हें हार्म करने लग जाते हैं। इतने में छान आ जाता है जो कि उन्हें पुलिस की धमकियाँ देता है। तो फिर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लिली अपना डिसीजन बना लिया होता है कि उसके मॉम डैड को अब डाइवोर्स ले लेना चाहिए और उसकी मम्मा तो कब से डाइवोर्स लेना चाहती है, लेकिन वो इन रिश्तों की बंधों में बन चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन चले जाते हैं क्योंकि वहीं पर उनका डिवोर्स फाइल होता है। फिर यहाँ पर फाइनली उनके बीच में डिवोर्स हो जाता है एंड छान यहाँ पर अंकल को वार्निंग दे देता है कि अगर आप मेरी मदर इन लॉ के आसपास भी दिखे तो याद रखना मैं आपको चाइना से ही गायब कर दूंगा। एंड वो अंकल वहाँ से डर कर चला जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी स्टोर में आ गई होती है एंड उस ज्वेलरी स्टोर को ओन करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि छान ही होता है। एंड उसे अपनी मम्मा की दी हुई वो ईयरिंग का एक और टुकड़ा जो 5 साल पहले खो गया था सेम बनवाना था। तो फिर यहाँ पर वो जो मैनेजर है वो बनवाने से हाँ कह देता है एंड बोलता है कि ये चीज़ तो 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। एंड यहाँ पर मैनेजर जो है वो खबर पहुँचा देता है छान तक कि यहाँ पर एक वुमन वो सेम ज्वेलरी पीस लेकर आई हुई है क्योंकि वो बहुत रेयर पीस होता है। दोस्तों यहाँ पर छान रात की बात को याद करके बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग रहा था क्योंकि उसके और तो लिली के बीच में क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। फिर यहाँ पर असिस्टेंट उसे अपने ख्याली फुलाव से बाहर निकालता है और उसे उस ज्वेलरी स्टोर के बारे में बताने लगता है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गुक और उसके सिस्टर को, जहाँ पर वो लोग उस केक शॉप के बाहर खड़े हुए थे ताकि जब लिली आएगी तभी वो लोग अंदर जाकर केक को खरीदेंगे। उसकी बहन यहाँ पर बोल रही होती है कि तुम कब तक यहाँ पर इंतजार करोगे, डैड का केक कट करने में हमें देरी हो रही है। तो फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता है मैं यहाँ पर आकर रोज़ पेस्ट्री क्यों खाया करता हूँ। एंड तब जाकर वो बताता है कि उसे यहाँ के ओनर पर क्रश है। एंड यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात को और आसान कर सकती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर छान को जब वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फटाक से निकल पड़ता है उस लड़की से मिलने के लिए। और then यहाँ पर लिली जो है वहाँ पर अपने ज्वेलरी पीस को देखकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि वो दोनों के दोनों एकदम सेम दिख रहे थे। इतने में यहाँ पर उसे मिस्टर गू का कॉल आ जाता है जो उसे बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे केक शॉप के बाहर कब से खड़ा हूँ। तो फिर यहाँ पर फटाक से वो पेमेंट कर कर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर छान और उसका असिस्टेंट आ जाता है जो मैनेजर से उस लड़की के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर कहता है कि आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, उसका फेस दिखाया होगा। यहाँ पे सीसीटीवी जो है जैसे चालू होता है उस लड़की का खाली बैक दिखाया जाता है और तब यहाँ पर वो जो सीसीटीवी का फुटेज है वो अचानक से ब्लैंक हो जाता है और उनके शॉर्ट सर्किट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से यहाँ पर चांद उस लड़की को देख नहीं पाता। लेकिन अगर उसे देख लिया होता तो उसे पता चल जाता कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी लिली यानी कि उसकी वाइफ ही है। फिर बाद में यहाँ पर लिली चली जाती है अपने शॉप पर जहाँ पर वो मिस्टर गू को देखती है एंड वो टेबल पर चढ़कर कुछ उतार रही होती है कि वो गिरने वाली थी एंड मिस्टर गू यहाँ पर उसकी जान बचा लेता है। इतने में छान आ जाता है जो उनकी क्लोजनेस को देखने लग जाता है और यहाँ पर छान और मिस्टर गू एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं क्योंकि उन दोनों की कंपनी एक कॉम्पिटिटर है। फिर बाद में यहाँ पर लिली उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो फिर यहाँ पर मिस्टर गू कहता है कि हाँ, मैं मिस्टर छान ली को कैसे भूल सकता हूँ, वो मेरे वन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स में से है। यहाँ पर लिली को इसकी बातें समझ नहीं आती तो मिस्टर गो से बताता है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना रिच इंसान है, इसके साथ कंपटीशन करते करते तो मैं कंगाल हो जाऊंगा, इसलिए मैंने अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन बदल ही दिए। तब जाकर यहाँ पर लिली को समझ आता है कि छान आखिर इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड कैसे कर पा रहा है और वो उस दिन स्कूल में इतनी बड़ी बड़ी टींगे जो मार रहा था वो झूठ नहीं बल्कि सच्चाई थी। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर गू उन्हें उसके डैड के बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं। छान जाने से साफ साफ मना कर देता है तो मिस्टर गू यहाँ पर लिली का पूछते हैं। लिली कहती है कि वो आए या ना आए लेकिन मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूंगी। और यहाँ पर वो छान को वहाँ से जाने के लिए कह देती है जहाँ पर छान जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर उसे पसंद नहीं आ रहा था कि लिली उससे बात नहीं कर रही है। लिली भी यहाँ पर मिस्टर गू के साथ उनकी कार में बैठकर चली जाती है और यहाँ पर मिस्टर गू से शॉपिंग करवाने के लिए लेकर चले जाते हैं क्योंकि उसे घर नहीं जाना होता है कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि अगर वो घर जाएगी तो वहाँ पर छान आ जाएगा तो फिर उसे उसके साथ कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो ड्रेसेस को ट्राई कर रही होती है जहाँ पर उसे एक ड्रेस पसंद आती है। साथ साथ में यहाँ पर मिस्टर गोस के लिए एक बहुत एंटिक ईयरिंग्स लाया होता है, लेकिन यहाँ पर जो लिली होती है वो लेने से मना कर देती है। कहती है कि तुम ऑलरेडी मेरी ड्रेस के लिए पे कर रहे हो वो बहुत है, लेकिन हाँ मैं घर जाने के बाद तुम्हें इस ड्रेस के पैसे भी लौटा दूंगी। यहाँ पर छान उसे इंसिस्ट करता है लेकिन लिली भी उसकी बातों को नहीं सुनती। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने मम्मा की ईयरिंग्स को पहन लेती है।
बाद में वो लोग कार से जाने लगते, जहाँ पर छान उनके बीच में आकर कार के दरवाजे को खोलने लग जाता है और तन यहाँ पर मिस्टर गू से अंदर जाने ही नहीं देते। कहने लगते कि लिली को तुमसे नहीं मिलना है। अन्य जो कार होती है उस पर ब्लैक कलर का टेप लगा हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर छान अंदर भी नहीं दिख पा रहा था कि आखिर लिली कैसे दिख रही है। फिर बाद में यहाँ पर मिस्टर गू लिली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर लिली जैसे उस इवेंट में पहुँचती है वो सिया से मिलती है, जो कि मिस्टर गू की सिस्टर होती है। एंड यहाँ पर सिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिया और मिस्टर गू चले जाते हैं अपने डैड को लिली के बारे में बताने के लिए। एंड यहाँ पर सिया लिली की बड़ी तारीफ करती है। फिर बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर हम उस अंकल को यानी कि मिस्टर गू के डैड मिस्टर वैंग को एक फ़ोटो देखते हुए देखते हैं, जिसके अंदर लिली होती है और इसकी मम्मा। एंड हमें पता चलता है कि लिली की वो रियल डैड है, यानी कि उसकी मम्मा का पहला हस्बैंड। यहाँ पर वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता तो है, लेकिन यहाँ पर वो आने से मना कर देती है और तो सिया जो होती है उनकी बातों को सुन लेती है। उसके डैड के वहाँ से जाने के बाद सिया उस फोटो को देखती है जिसमें लिली थी। एंड यहाँ पर उसे लगने लगता है कि लिली यहाँ पर बदला लेने के लिए आई है, तो फिर यहाँ पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर लिली के कानों में इचिंग हो रहा था, तो फिर वो अपनी एंसेस्टर की इयररिंग्स को निकाल देती है, लेकिन अगर उसे निकालना नहीं होता तो छान उसे पहचान लेता। एंड इतने में यहाँ पर छान आकर उसे साथ में माफ़ी मांगने लगता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और लिली को लेकर अपने डैड से बनवाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जैसे उसका डैड उसे देखता है उसे बहुत बड़ा शौक सा लग जाता है और यहाँ पर वो उसे अपनी डॉटर बताता है। यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आता। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताने लगता है। लिली यहाँ पर अपने इयररिंग्स को बाहर निकालती है एंड कहती है कि यही वो इयररिंग्स है जो आपके एंसेस्टर्स हमेशा अपनी बहू को दिया करते हैं। एंड यहाँ पर उसके डैड उसे हाँ कह देते हैं। लिली यहाँ पर कह देती है कि मुझे इस फैमिली में ऐड ऑन नहीं होना है। यहाँ पर उसके डैड उसे बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, तो दूसरा यहाँ पर सिया लिली को बहुत चालाक कहे जा रही थी कि ये बहुत बड़ी चालाक इंसान है, ये हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन लिली साफ साफ कहती कि तुम तुम्हारी फैमिली में खुश रहो, मुझे तुम्हारी फैमिली में दखल अंदाजी करने की इच्छा भी नहीं है। एंड यहाँ पर जो सिया होती है वो उसके हाथों से वो इयररिंग्स को खींच लेती है। बाद में लिली तो यहाँ से चली जाती है एंड सिया के हाथ में वो इयररिंग्स होती है, जहाँ पर छान आकर उस इयररिंग्स को देख लेता है और शॉक हो जाता है। फिर उससे पूछता है कि इयररिंग्स तुम्हारी है एंड सिया यहाँ पर उसे हाँ कह देती है। इसके बाद में सिया चली जाती है लिली के स्टेप फादर के पास पे एंड वो उस इयररिंग के बारे में उसे सारी बातें पूछने लगती है, साथ साथ लिली की लाइफ के बारे में भी। फिर बाद में यहाँ पर उसके डैड उसे 6 साल पहले के इंसिडेंट के बारे में बताने लगते हैं कि मैंने उसके वाइन में ड्रग्स मिला दिया था, जिस वजह से उसने किसी एक लड़के के साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। और हाँ, वो एक इयररिंग को तो घुमा कर भी आ गई थी, लेकिन पता नहीं ये दूसरी इयररिंग कहाँ से आ गई। और उसे ट्विन बच्चे भी हुए थे, जिनमें से लड़की को तो मैंने रख लिया था, लेकिन मैंने लड़के को सेल ऑफ कर दिया था। तब जाकर यहाँ पर सिया को समझ में आता है कि छान का बेटा जो है उसके रियल यानी कि बायोलॉजिकल मॉम कोई और नहीं बल्कि लिली ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर लिली का बर्थडे सेलिब्रेशन था। एंड यहाँ पर वो फाइनली टाइम आ ही जाता है जहाँ पर छान को लिली से डाइवोर्स देना था। तो फिर छान यहाँ पर डाइवोर्स की बात करने लगता है, लेकिन लिली यहाँ पर कुछ उदास नहीं होती। वो छान से कहती ठीक है, ऐसे भी इस दिन का आएगा मुझे बिल्कुल पता था और मैं इस दिन के लिए ऑलरेडी रेडी थी, तो तुम्हें सॉरी बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एरिक होता है वो गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लोग उन्हें केक शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर सिया उसे कह रही होती है कि तुमने तो कहा था कि तुम डाइवोर्स आज ले लोगे, लेकिन तुमने कैंसिल क्यों कर दिया। छान यहाँ पर कह रहा था कि एक्चुअली मैंने कैंसिल नहीं किया, मैंने डेट को आगे पोस्टपोन कर लिया है। तो फिर यहाँ पर सिया बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन छान को यहाँ पर लिली को डाइवोर्स देना नहीं था, क्योंकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर बाद में यहाँ पर लिली अपने डैड के घर पर जाती है, जहाँ पर वो सिया और उन सबको साथ में पाकर समझ जाती है कि ये सारी की सारी प्लानिंग सिया और इन्होंने ही की है। फिर बाद में यहाँ पर उसे चोट लग जाती है, जहाँ पर वो बेहोश हो गई थी। फिर बाद में वो होश में आती है, तब वो हॉस्पिटल में होती है। इतने में यहाँ पर सिया भी आ जाती है और तो छान भी उससे मिलने के लिए आया होता है। सिया यहाँ पर लिली से माफ़ी मांगने लग जाती है। छान बाद में यहाँ पर लिली को वो इयररिंग दिखाता है, जहाँ पर लिली साफ साफ कह देती है कि ये इयररिंग मेरी है, लेकिन सिया ने तुमसे झूठ कहा। उस दिन उस इवेंट में सिया ने इयररिंग मुझसे छीन ली थी, लेकिन मैं वहाँ से चली गई थी क्योंकि मुझे खतरा महसूस हो रहा था इससे, और वैसा ही हुआ जैसे कि मैंने सोचा था। सिया यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती तो है, लेकिन
लेकिन लिली यहाँ पर उसे माफ़ करने के लिए रेडी होती नहीं है। दूसरा यहाँ पर चान का गुस्सा आ जाता है क्योंकि सिया ने जो पैटर्निटी यानी कि डीएनए रिजल्ट्स होते हैं उसे भी फैब्रिकेट किया होता है और उसने तुरंत ही एक न्यू डीएनए रिजल्ट्स भिजवाने के लिए अपने असिस्टेंट से कह दिया था। इतने में उनका असिस्टेंट एक न्यू रिजल्ट लेकर आ जाता है जहाँ पर ये श्योर हो जाता है कि लिली एरिक की बायोलॉजिकल मम्मा है। और तो और चान यहाँ पर एमी का बायोलॉजिकल डैड है। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। सिया लिली से माफ़ी मांगती है। चान यहाँ पर उसे कह देता है कि मेरी वाइफ तुम्हें माफ़ करे या ना करे लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता और तुम्हें लीगली मैं केस करना चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हें इस मैटर को लीगली सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ से मिस्टर गू और तो सिया माफ़ी मांगकर चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है जहाँ पर साथ साथ में एरिक और एमी भी आते हैं और वो लोग अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एरिक को भी उसकी मम्मा बताती है कि मैं ही तुम्हारी रियल मम्मा हूँ। एंड एरिक कहता है कि ये बात तो मुझे पहले से पता थी, आप मेरे ड्रीम्स में भी आया करते थे। फिर यहाँ पर हम एक बहुत ही हैप्पी सी फैमिली को देखते हैं और इस हैप्पी सी फैमिली के साथ हम एक हैप्पी एंडिंग